Next topic is dark reaction, or you can see the C3 cycle. It is also called the reductive pentose phosphate cycle, biosynthesis pathway, और फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल्स। इसको हम रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो लास्ट में जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो आपका जो 5 कार्बन होता है और जो इनिशियल प्रोडक्ट होता है वो भी 5 कार्बन का होता है। तो 5 कार्बन का जो है ये रिड्यूस होता है, डिफरेंट फॉर्म में जाता है, ठीक है, रिजनरेट करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन के, और लास्ट में जो आपका 5 कार्बन जो है आपका प्रोडक्ट बनता है। इसलिए इसको जो है रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल कहते हैं। इसमें जो होते हैं CO2 रिडक्शन होती है एंड फिक्सेशन होती है। अक्रेंस यूकारियोट्स में ये स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है, जबकि प्रोकारियोट्स में ये साइटोसोल्स में होता है। C3 साइकिल जो है मेल्विन केल्विन एंड एंडी बेंसन ने डिस्कवर की थी, जिसके लिए इसको प्राइज भी दिया गया था। इट प्रोड्यूस द कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ये जो है आपका फ्रक्टोज जो होता है, फ्रक्टोज की फॉर्मेशन आपकी C3 साइकिल में होती है। इसका जो फर्स्ट ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो होता है G3P, दैट इज द ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। इसमें जो होता है 3 CO2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपके प्रोड्यूस होते हैं जब 1 मोल्स ऑफ द यूटिलाइज होते हैं, नॉट प्रोड्यूस। 3 मोल्स ऑफ CO2 जो है आपके यूज्ड अप होते हैं और आपका 1 मोल ऑफ G3P का बनता है। When a dark adleaf transferred to light, carbon fixation rate is gradually increase। क्यों? क्योंकि जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है लाइट के दौरान बढ़ जाती है। सेकेंड आपका जो होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो आपके इंटरमीडिएट बनते हैं रिएक्शन के दौरान, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो मोस्ट ऑफ द जो कार्बन एंटर होते हैं वो डिफरेंट मेटाबोलाइट्स फॉर्मेशन करने में हेल्पफुल होते हैं। तो एज स्टडी रेट 1 of the 6 molecules of 3P are used up in the metabolism and remaining molecules is regenerated। फेज ऑफ C3 साइकिल, इसके 3 फेज होते हैं। फर्स्ट वन इज द कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड वन इज द रिडक्शन, थर्ड वन इज द रीजनरेशन ऑफ रूबब। तो फर्स्ट वन इज द कार्बोक्सिलेशन। इन कार्बोक्सिलेशन रूबब यानी कि राइबोलोज बाइफॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ द रूबिस्को एंजाइम और CO2, ठीक है, फॉर्मेशन करता है 3PG की, यानी 3 फॉस्फोग्लिसरेट। सेकेंड रिडक्शन, इन रिडक्शन 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। और थर्ड वन आपका आता है रीजनरेशन ऑफ रूबब। रीजनरेशन ऑफ रूबब में जो होता है आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है फिर से 5 कार्बन रूबब में बन जाता है और आपकी ये रिएक्शन जो है रिपीटेड होती रहती है। तो इस साइकिल में आप देखोगे कि रूबब राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट जो होता है वो आपका यहाँ से रिएक्शन C3 शुरू हो जाती है, रूबिस्को की प्रेजेंट होती है। CO2 आपका CO2 वाटर जो यूटिलाइज किया जाता है, कार्बोक्सिलेशन होता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट का जो रिडक्शन होता है, यहाँ पे एनर्जी जो आपकी यूटिलाइज होती है, ATP और NADPH जो आपकी यूटिलाइज हो जाती है, जो कि हमें कहाँ से मिलती है, दैट इज द लाइट रिएक्शन, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन से जो हमें एनर्जी मिलती है वो यहाँ पे यूटिलाइज हो जाती है और आपका बनता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो कि आपके या तो स्टार्च बनाएगा या आपका सुक्रोज, यानी कि यहाँ से C3 साइकिल से निकलता है फ्रक्टोज, जो बाद में बना देता है सुक्रोज या स्टार्च में जो है बनता है। फिर ये जो है आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये रीजनरेट होता है डिफरेंट कंपाउंड में और अल्टीमेट जो कंपाउंड बनता है दैट इज द रूबिस्को 1,5 बाइफॉस्फेट। तो यहाँ पे जो आपकी रीजनरेशन में एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है। देन नेक्स्ट वन आपका है दैट इज द C3 साइकिल। जैसे कि हमने कहा कि पहला आपका जो है स्टेप आपका जो है कार्बोक्सिलेशन होता है, यानी कि आपकी जो है CO2 आपकी जो है यूटिलाइज हो जाती है। तो यहाँ रूबब जो आपका इनिशियल कंपाउंड होता है, रूबिस्को के एंजाइम के प्रेजेंट में आपका 3PJ बनता है।
3PG से बनता है 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम काइनेज, और यहाँ पे जो है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जो आपके यूटिलाइज हो जाते हैं। 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट जो है आपका गैप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, यानी कि ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट। यहाँ पे जो है डिहाइड्रोजिनेज हो जाता है, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है और आपका जो है एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है। आपका जो गैप है वो DHAP में कन्वर्ट हो सकता है। DHAP जो होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आइसोमरेज दोनों आपका गैप यानी कि ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो होते हैं आइसोमर्स होते हैं, तो आइसोमरेज की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है अपना। जब DHAP और गैप ये दोनों मिलते हैं और आपका बनाते हैं फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांस एल्डोलेज। तो ये जो आपका फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट है, ये आपका जो है इसका वन कंपाउंड आपका जो है बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड द सुक्रोज, ठीक है, या तो स्टार्च बनाएगा या फिर वो सुक्रोज बनाएगा। दूसरा आपका जो फ्रक्टोज जो है आपका ट्रांसकीटोलेज, ठीक है, ट्रांसकीटोलेज के थ्रू जाइलोलोज बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, क्या गैप के साथ मिलके ये जो है एरिथ्रोस 4-फॉस्फेट जो कि आपका 4 कार्बन कंपाउंड होता है इसमें कन्वर्ट हो जाता है। DHAP और एरिथ्रोस मिलके जो है सुडोहेप्टुलोज 1,7-फॉस्फेट बनाते हैं जो कि 7 कार्बन कंपाउंड होता है। गैप के साथ मिलके इन प्रेजेंस ऑफ ट्रांसकीटोलेज एंजाइम ये या तो राइबोलोज 5-फॉस्फेट बनेगा या जाइलोज 5-फॉस्फेट बनेगा। जाइलोलोज 5-फॉस्फेट बनेगा तो ये भी जो आपका कन्वर्ट हो जाता है राइबोज 5-फॉस्फेट में। राइबोलोज बाइफॉस्फेट होता है तो एंजाइम आइसोमरेज की प्रेजेंस में ये भी जो है राइबोज 5-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हम जब फ्रक्टोज निकला था, ठीक है, तो क्या है कि गैप आपका जो है फ्रक्टोज और आपका एरिथ्रोज ये दोनों कंपाउंड जो है आपका जाइलोलोज बाइफॉस्फेट बनाएंगे। तो एपिमरेज की एंजाइम की प्रेजेंस में ये राइबोज बाइफॉस्फेट बना देंगे। फिर क्या होता है कि आपकी काइनेज की प्रेजेंस में फिर से आपका इनिशियल कंपाउंड रूपो बन जाता है, दैट इज द राइबोलोज बाइफॉस्फेट। यहाँ भी आपकी एनर्जी यूटिलाइज होती है। रिमेंबर दैट जो हमें ये सारी एनर्जी मिल रही है एटीपी या NADPH की फॉर्म में, ये सारी है एनर्जी हमें लाइट रिएक्शन से मिली है, ठीक है, जो कि आपकी C3 साइकिल में यूज हो रही है। और आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज द फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज आपका दो फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है, या तो आपका सुक्रोज बनता है जो कि आपका ट्रांसपोर्टेबल है यानी कि डिफरेंट प्लांट के पार्ट में जाएगा, या फिर आपका जो है कन्वर्ट होगा स्टार्च में जो कि एक स्टोरेजेबल फॉर्म है यानी कि वो स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे 6 राउंड ऑफ केल्विन साइकिल जो होती है एक मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बनाने के काम होती है, क्योंकि हर एक साइकिल में एक कार्बन ही रिड्यूस होता है और हमारे ग्लूकोज में 6 कार्बन है, इसलिए हमें 6 राउंड ऑफ केल्विन साइकिल की रिक्वायरमेंट होती है एक ग्लूकोज की फॉर्मेशन में। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करने के लिए 18 ATP और 12 NADPH की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो सेकेंड इसका पॉइंट आता है कि इसमें जो है C3 यूनिट यानी कि आपकी जो हमारा इनिशियल था 3PGA दैट इज 3 कार्बन, ठीक है, तो ये कहता है उसकी 5 यूनिट कन्वर्ट कर देती है 5 यूनिट ऑफ 5 कार्बन यूनिट दैट इज द ग्रुप, ठीक है। तो 1 CO2 फिक्स करने के लिए हमारी जो है 3 ATP और 2 NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। देन रूबिस्को, जैसे हम बात करें रूबिस्को दैट इज द इनिशियल एंजाइम व्हिच फिक्स द CO2 इन द C3 साइकिल्स, ठीक है। तो ये इसकी हम बात करते हैं तो ये बाय फंक्शनल एंजाइम होता है। इट इज द पेसमेकर एंजाइम ऑफ द C3 साइकिल। 50% ऑफ सोल्यूबल प्रोटीन प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट इज द रूबिस्को। तो ये जो होता है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन या एंजाइम ऑन द अर्थ इज द रूबिस्को। तो इसकी जो होती है 2 सब यूनिट होती है, एक लार्ज सब यूनिट होती है, दूसरी आपकी स्मॉल सब यूनिट होती है। तो टोटली इसमें 8 लार्ज चेन, ठीक है, और 8 स्मॉल चेन होती है।
क्योंकि ये जो आपका रूबिस्को होता है डायमर की फॉर्म में होता है, तो टोटल हमारी 4 डायमर बन गई, ठीक है। और इसका जो आपका हम कहते हैं मोलिकुलर वेट है, वो आपका जो है 5,40,000 डाल्टन है। तो जब हम इसकी लार्ज यूनिट की बात करते हैं, तो लार्ज यूनिट का साइज जो होता है 55,000 डाल्टन होता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट जीनोम को इनकोड करते हैं, और ये जो ये है बाइंडिंग, ये जो आपका डायमर फॉर्म करने में हेल्प करता है। जबकि स्मॉल यूनिट जो आपकी होती है वो 13,000 डाल्टन होती है, और ये न्यूक्लियर जीनोम को इनकोड करती है। तो लार्ज यूनिट और स्मॉल सब यूनिट मिलके जो आपके डायमर फॉर्म करते हैं। रेगुलेशन ऑफ रूबिस्को एंजाइम। रूबिस्को एंजाइम, क्योंकि रूबिस्को बाइफंक्शनल होता है, यानी कि अगर CO2 की कंसंट्रेशन है तो ये CO2 को फिक्स करता है और C3 साइकिल बनाता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा है तो आपका कार्बोक्सिलेज की बजाय आपका ऑक्सीजनेज, क्योंकि इसके एंजाइम में भी है राइबोलोज बाइफॉस्फेट, ठीक है, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, लास्ट वाले सी से जो है कार्बोक्सिलेज, ओ से ऑक्सीजनेज, यानी कि दोनों फंक्शनल ये काम करा है। तो क्या कहता है कि जब CO2 की कंसंट्रेशन हाई है तो कार्बोक्सिलेज एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी C3 साइकिल बनाएगी, और अगर आपकी लो है CO2 की कंसंट्रेशन तो ऑक्सीजनेज एक्टिवेट हो जाता है और वो फोटो रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। दूसरा आपका इसका कंपाउंड आता है मैग्नीशियम टोआयर। इसकी हाई कंसंट्रेशन चाहिए होती है आपके एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए। थर्ड आपका हाई पीएच, तो रूबिस्को जो होता है हाई पीएच दैट इज द 8 पे जो होता है आपका एक्टिवेट होता है। फोर्थ इज द नेचुरल शुगर कार्बोक्सी अरिबिनोटोल 1-फॉस्फेट, जो आपका नेचुरल शुगर है, ये रूबिस्को के साथ में जो है बाइंड करता है, और ये जब रिमूव हो जाता है तो आपका रूबिस्को मॉर्निंग के टाइम में एक्टिवेट हो जाता है। तो रूबिस्को इज एक्टिव ओनली व्हेन gamma amino acid group of lysine react with the CO2 to form the carbamide, to which an magnesium ion is bounded. मैग्नीशियम आयन जो आपका एक्टिवेट करता है, इट इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ एक्टिवेटिंग CO2 टू लाइसिन इन एक्टिव साइट टू फॉर्म कार्बामेट। मैग्नीशियम जो ऑपरेट करता है वो आपका डीप्रोटोनेशन करता है ऑफ द लाइसिन 210 रेजिड्यू, जिसके कारण क्या होता है कि लाइसिन रेजिड्यू जो होता है 120 डिग्री एंगल पे जो आपका रोटेट करता है और बनाता है ट्रांसफॉर्म आपको पता है दैट इज द स्टेबल फॉर्म, जिसके कारण जो आपके उनकी, ठीक है, डिस्टेंस जो है आपका बिटवीन नाइट्रोजन ऑफ लाइसिन एंड कार्बन ऑफ CO2 वो आपका डिक्रीज हो जाता है। तो जिसके कारण क्लोज प्रोक्सिमिटी होते हैं जो अलाउ करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड कोल, और आपका जो है कार्बेट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो आपका क्या है कि जैसे लुमिनम मेथाइलिकोड है स्टोमा, ठीक है, तो यहाँ आयन मूवमेंट करते हैं, तो आपका जो स्टोमा का पीएच है वो डिक्रीज हो, आपका जो है डिक्रीज है, तो पीएच यहाँ पे 7 to 8 है, और मैग्नीशियम टू आयन की कंसंट्रेशन स्टोमा में ज्यादा है। तो ये दोनों ही फैक्टर जो है रूबिस्को को एक्टिवेट करने के काम आते हैं। रेगुलेशन ऑफ C3 साइकिल, इट इज कंट्रोल ऑफ डार्क एंड लाइट रिएक्शन। C3 साइकिल strictly occur in the light, that is formation of reductive power as NADPH में। तो ये 2 वे से जो है रेगुलेट करते हैं। फर्स्ट रेगुलेशन ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन कार्बोक्सिलेशन, जिसके एग्जांपल अभी बताया था रूबिस्को, उसको रेगुलेट करें। दूसरा है रेगुलेशन ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन रूबब जनरेशन, कि रूबिस्को जनरेशन में जो एंजाइम होते हैं उनको हम कंट्रोल करें। तो इसमें जो की एंजाइम है दैट इज द फ्रक्टोज बाइफॉस्फेट, सुडोहेप्टुलोज बाइफॉस्फेटेज। ठीक, थर्ड आपका आता है कि पीएच को कंट्रोल करें, क्योंकि रूबिस्को को एक्टिवेट करने के लिए पीएच जो आपका 8 की जरूरत होती है, और दूसरा आपका मैग्नीशियम आयन की होती है। थायरोडिडोक्सिन्स ये इनहिबिट करता है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, कपलिंग विद फेरोडोक्सिन्स ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है और रिड्यूस फॉर्म द एक्टिवेट C3 साइकिल। स्टार्च एंड सुक्रोज सिंथेसिस, जैसे कि कहा कि C3 साइकिल्स में जो हमारा फ्रक्टोज बनता है, ये फ्रक्टोज आगे जो है स्टार्च या सुक्रोज में जो आपका
सिंथेसाइज हो जाता है। तो स्टार्च और सुक्रोज जो सिंथेसिस होते हैं हमारा डिपेंड करता है ये साइटोसोलिक पीआई कंसेंट्रेशन में। अगर साइटोसोलिक पीआई कंसेंट्रेशन आपकी लो होगी तो स्टार्च की सिंथेसिस होगी, और अगर हाई होगी तो सुक्रोज की सिंथेसिस होगी। तो इसमें जो प्रिकर्सर होता है आपका सिंथेसिस का, दैट इज द ट्रायोस फॉस्फेट कैप। ठीक, कार्बन एलोकेशन क्या होती है? कार्बन एलोकेशन होती है कन्वर्जन ऑफ फोटो एसिमिलेशन टू आइदर सुक्रोज और स्टार्च इज कॉल्ड द कार्बन एलोकेशन। कहने का मतलब है कि जो लाइट का जो फोटो एसिमिलेशन हुआ यानी कि सुक्रोज, ठीक है, फ्रक्टोज, तो वो फ्रक्टोज आपका स्टार्च या शुगर में जो है कन्वर्ट होना, उसको आप बोलते हैं कार्बन एलोकेशन। डिफरेंस क्या है स्टार्च और सुक्रोज सिंथेसिस में? फर्स्ट वन आपका था कार्बन फॉर्म। तो स्टार्च सिंथेसिस यानी स्टार्च जो है एक स्टोरेबल फॉर्म है, जबकि सुक्रोज एक ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म है। सिंथेसिस जब साइटोसोलिक पीआई कंसंट्रेशन लो होती है तो स्टार्च बनता है, और साइटोसोलिक कंसंट्रेशन अगर हाई है तो सुक्रोज की फॉर्मेशन होती है। थर्ड वन आपका आता है फॉर्मेशन साइट। तो स्टार्च आपका क्लोरोप्लास्ट में बनता है, जबकि सुक्रोज आपका साइटोसोल्स में बनता है। कन्वर्जन, इसमें जो आपका ट्रायोस फॉस्फेट यानी कि जो गैप है वो आपका एडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक्टिव न्यूक्लियोसाइड शुगर है। जबकि आपका जो सुक्रोज है इसमें आपका जो ट्रायोस फॉस्फेट है वो आपका यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है फोटो रेस्पिरेशन या ग्लाइकोलेट पाथवे या C2 साइकिल। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपका रूबिस्को डूल काम करता है। अगर CO2 की कंसंट्रेशन लो होगी तो आपका जो है ऑक्सीजनेज काम करेगा, और अगर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो आपका कार्बोक्सिलेज काम करेगा। जब कार्बोक्सिलेज काम करता है तो C3 साइकिल शुरू होती है, और अगर आपका ऑक्सीजनेज जो है काम करता है तो आपकी फोटो रेस्पिरेशन जो आपकी शुरू हो जाती है। तो इसमें जो आप इसको जो है ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल या C2 फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। इसमें जो आपका होता है ऑक्सीजनेज आपका काम करता है, तो जो एनर्जी हमने C3 में आपका अपनी वो आपकी जो एनर्जी यहाँ पे यूटिलाइज हो जाती है, जिसके कारण आपकी जो एनर्जी हमने फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन में जो एनर्जी बनी थी उसका कुछ पार्ट जो आपका वेस्ट चला जाता है। तो वर्बर्ग इफेक्ट क्या होता है? वर्बर्ग इफेक्ट होता है कि जो CO2 O2 होती है, ऑक्सीजन होती है आपकी, वो फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करती है, यानी C3 साइकिल को इनहिबिट करती है। जैसे कि ऊपर बताया है कि अगर ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा है तो आपका ऑक्सीजनेज काम करेगा, ऑक्सीजनेज काम करेगा तो आपकी C3 साइकिल जो है आपकी उसका जो प्रोडक्ट है वो आपका जो है कम बनेगा, यानी कि क्योंकि वो C2 में यूटिलाइज हो रहा है। तो दैट इफेक्ट इज कॉल्ड द वारबर्गर इफेक्ट। तो आपका क्या होता है कि जो आपका स्टार्टिंग में C3 साइकिल मिलता है उससे पहले दैट इज द रूबिस्को बाइफॉस्फेट। तो रूबिस्को बाइफॉस्फेट जो है दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, दैट इज द 3-फॉस्फोग्लिसरेट प्लस में 2-फॉस्फोग्लिसरेट। वन मॉलिक्यूल से एक हर एक का बनता है। तो आपका जब 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है तो आपकी C3 साइकिल शुरू होती है, और 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनती है तो आपकी C2 यानी कि फोटो रेस्पिरेशन जो है शुरू हो जाती है। तो फोटो रेस्पिरेशन के 3 फीचर होते हैं। फर्स्ट वन, ये आपके 3 सब सेलुलर कंपार्टमेंट में होती है, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सिसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा इसमें जो है 2 अमीनो एसिड की फॉर्मेशन होती है, वो अमीनो एसिड है सीरीन और ग्लाइसिन। तीसरा क्या है, ये प्लांट बायोमास को लिमिट कर देता है, क्योंकि आपकी CO2 में जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, उसको ये डिक्रीज कर देता है। तो इस कारण से जो प्लांट बायोमास है उसका वेट एकदम से ज्यादा नहीं बढ़ता, ठीक है, तो वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो दैट इज द फोटो रेस्पिरेशन। तो जैसे का स्टार्टिंग में था कि रूबब, अगर आपका रूबब की आपके एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो आपकी जो C3 साइकिल चलेगी, और अगर CO2 की कंसंट्रेशन लो है तो ऑक्सीजनेज काम करेगा और आपका जो है 2PG बनाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि 3PG प्लस 2PG, ठीक है, ये दोनों कन्वर्ट हो जाता है। तो फॉस्फेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में ATP यहाँ जो आपकी प्रोड्यूस हो रही है और वाटर यहाँ पे लिया जा रहा है,
और ये बनाता है ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट ऐसे क्लोरोप्लास्ट से प्रोक्सीसोम्स में जो है आपका ट्रांसफर हो जाता है, मूव कर जाता है। तो आपका प्रोक्सीसोम्स में ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में ग्लाइकोक्सिलेट बनता है और यहाँ पे आपका जो बाय प्रोडक्ट बनता है दैट इज द प्रोक्साइड्स H2O2, ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पे यूटिलाइज कर ली जाती है। ये आपका ग्लाइकोक्सिलेट जो होता है आपका ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइसिन आगे आपका माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर हो जाता है ग्लाइसिन की फॉर्म में। यहाँ पे आपका जो ट्रांसफेरेज एंजाइम है वो आपका जो है CO2 प्रोड्यूस करता है और एनर्जी को जो आपका यूटिलाइज कर लेता है और आपका ये कन्वर्ट हो जाता है दूसरे अमीनो एसिड दैट इज द सीरीन। ये सीरीन जो आपका फिर से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर हो जाता है, वहां पे रिडक्टेज की प्रेजेंस में एनर्जी को यूटिलाइज कर देता है और आपका बनाता है ग्लाइकोलेट, ठीक है। ये ग्लाइकोलेट आगे फिर से क्लोरोप्लास्ट में जो आपका जो है ट्रांसफर हो जाता है और वहां काइनेज की प्रेजेंस में एनर्जी यूटिलाइज करता है और 3PJ की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और ये 3PJ जो आपका C3 साइकिल में यूटिलाइज हो जाता है। तो आपकी कहने का मतलब है कि C3 जो प्लांट है उसमें ये दोनों ही जो रिएक्शन है C3 साइकिल और फोटो रेस्पिरेशन ये दोनों जो है साथ के साथ चलती रहती है। फर्क इतना होता है कि आपके डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, डिपेंडिंग ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 कि कौन सी रिएक्शन जो है ज्यादा हो रही है कौन सी कम हो रही है, दैट इज द मैटर। तो दिस इज द ओवरव्यू। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि आपकी जो है फोटो रेस्पिरेशन के दौरान जो है एनर्जी यूज हो रही है, ठीक है। तो ये एनर्जी आपकी जो है क्लोरोप्लास्ट में आपकी ATP यूज हो रही है जबकि आपके प्रोक्सीसोम्स में जो है NADH2 यूज हो रही है। तो आपको पता है और CO2 जो आपके प्रोड्यूस हो रही है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। जब ये जो ग्लाइसिन से सीरीन्स में कन्वर्ट होता है तो आपकी यहाँ से जो है ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाती है और CO2 का प्रोडक्शन होता है। फैक्टर अफेक्टिंग फोटो रेस्पिरेशन, तो डिफरेंट फैक्टर हैं जो फोटो रेस्पिरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन आपका था हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर जो है ऑक्सीजनेशन को प्रमोट करता है जिसके कारण जो है आपकी वाटर में CO2 की अमाउंट डिक्रीज हो जाती है और आपके जो है ऑक्सीजन जो है ज्यादा हो जाती है जिसके कारण जो रिब्यूस्को होता है, ठीक है, वो आपका हाई टेम्परेचर पे आपका कम काम करता है और आपकी फोटो रेस्पिरेशन ज्यादा होती है। सेकेंड आपका था अल्टर्ड सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी यानी कि लोअर CO2 और इंक्रीज O2, ठीक है। ये आप हमारे एटमॉस्फेयर में ये दोनों ही केसेस मिलती हैं और ये जो होती है आपकी फिक्सेशन साइट प्लांट के अंदर जो है स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये दोनों इसको मेंटेन करते हैं। तो जो आपकी लेंथ होती है लिक्विड फेज की ये वहां पे डिपेंड करता है। तो ये एग्जांपल हम यहाँ पे दे रहे हैं कि जब स्टोमेटा क्लोज होता है तो वाटर लॉस नहीं होता ड्यूरिंग द ड्राउट कंडीशन। तो ये क्या करता है कि CO2 की सप्लाई को लिमिट कर देता है, ठीक है। जबकि आपकी लीफ के अंदर कंटिन्यूअस O2 प्रोडक्शन होता रहता है, ठीक है। तो O2 प्रोड्यूस होता है तो आपकी जो है ऑक्सीजन जो है आपकी लीफ के अंदर ज्यादा होगी और आपकी जो है फोटो रेस्पिरेशन होगी। ऐसे जब हम प्लांट की बात करते हैं जो वाटर में पाए जाते हैं या जिन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स और आपकी एल्गी, ठीक है, तो उसमें जो गैसेस होता है वो बाय डिफ्यूजन होता है, ठीक है, थ्रू द वाटर होता है जिसके कारण जो CO2 की अवेलेबिलिटी जो है डिक्रीज हो जाती है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। फोटो रेस्पिरेशन का बेनिफिट क्या है, सिग्निफिकेंट क्या है इसका, ठीक है। तो फर्स्ट वन जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये लिमिट कर देता है प्लांट बायोमास को क्योंकि इसमें जो आपकी फोटोसिंथेसिस जो के कारण जो एनर्जी बनी है आपका जो फ्रक्टोज बना है, ठीक है, वो आपका जो है कुछ आपकी फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के दौरान डिक्रीज हो जाती है। यही कारण है कि जो प्लांट का जो बायोमास वो एकदम बढ़ता नहीं, ठीक है, वो एकदम हमें एक साल में नहीं दिखते मोटे बल्कि साल दर साल जो है आपका वो साइज ये दिखाएगा कि इसका जो वेट है वो इतना बढ़ा है यानी कि उसका जो बायोमास है वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है एकदम, ठीक है। दूसरा होता है कंजप्शन ऑफ रिड्यूस कोएंजाइम एंड ATP।
तो ड्यूरिंग कपलिंग रिएक्शन, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं जहाँ कपलिंग रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो कोएंजाइम और एटीपी होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ पे रिड्यूस जो होते हैं, रिड्यूस नहीं होते, लेकिन यहाँ पे जो हम फोटो रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ये कोएंजाइम और एटीपी कंजप्शन को रिड्यूस कर देते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा नहीं होता। तीसरा क्या है कि ये आइडिया देता है इवोल्यूशन ऑफ प्लांट का, ठीक है, कि कैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो रही है, प्लांट के अंदर क्या क्या चेंज हो रही है, तो ये कुछ चीज को रिकॉर्ड करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो जो फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल जो प्रोसेसेस होते हैं उनके इससे आइडिया मिलता है कि प्लांट कैसे इन्वॉल्व हुआ। तो फोटो रेस्पिरेशन ये हमें जो है एक आइडिया देता है कि प्लांट कैसे हुआ। जैसे हम कहते हैं कि पहले जो है आपके ऑक्सीजन वाले प्लांट नहीं थे, अब जो है ऑक्सीजन वाले प्लांट है, तो दैट इज दिस वन। तो डिफरेंस क्या है फोटो रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो पहले लाइट डिपेंडेंसी, फोटो रेस्पिरेशन लाइट डिपेंडेंट है, जबकि रेस्पिरेशन में लाइट का कोई डिपेंडेंस नहीं। अकरेंस, ठीक है, तो फोटो रेस्पिरेशन जो है C3 ग्रीन सेल्स में होता है, C3 प्लांट में, ये नियर बाय एब्सेंट या वेरी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होती है इन C4 प्लांट्स में, जबकि रेस्पिरेशन ऑल लिविंग जो कि एरोबिक इन नेचर होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। साइट क्या, फोटो रेस्पिरेशन जो आपकी 3 चैम्बर में होती है, जैसे मैंने आपको बताया क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म में होती है, जबकि रेस्पिरेशन आपकी साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। सबस्ट्रेट जो है ग्लाइकोलेट आपका फोटो रेस्पिरेशन सबस्ट्रेट है, जबकि ग्लूकोज या ऑर्गेनिक एसिड जो है रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट होता है। इवोल्यूशन ऑफ CO2 एंड कंजप्शन ऑफ फोटो, तो यहाँ पे जो एक जगह पे जो है CO2 बनती है, जबकि 3 प्लेसेस पे आपकी ऑक्सीजन का कंजप्शन होता है इन द फोटो रेस्पिरेशन, जबकि रेस्पिरेशन में जो है आपकी CO2 डिफरेंटेड प्लेस, मतलब जो डिफरेंट प्लेसेस है वहां पे आपकी इन्वॉल्व होगी, ठीक है, और कंजप्शन जो आपकी एक ही ऑक्सीजन की कंजप्शन आपकी एक जगह होती है, दैट इज द टर्मिनल ऑक्सीडेशन पे पाथ। फोटो रेस्पिरेशन में जो पाथ होता है वो ग्लाइकोलेट का होता है, जबकि रेस्पिरेशन में आपकी जो है ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड टर्मिनल ऑक्सीडेशन, ये वाली प्रोसेस आपकी रेस्पिरेशन के दौरान होती है। अमोनिया प्रोडक्शन, फोटो रेस्पिरेशन में अमोनिया का प्रोडक्शन होता है, जबकि रेस्पिरेशन में नहीं होता। आपका टेम्परेचर इफेक्ट फोटो रेस्पिरेशन पे होता है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है फोटो रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है, जबकि रेस्पिरेशन जो आपकी नॉर्मल होती है, ठीक है, चाहे आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रखा। फोटो रेस्पिरेशन जो है ज्यादा एसेंशियल नहीं है, जैसे कि मैंने कहा कि C4 प्लांट में जो है ना के बराबर होती है, जबकि रेस्पिरेशन एक एसेंशियल प्रोसेस है। वेस्टफुल, फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है, क्योंकि जितना आपका फोटोसिंथेसिस के दौरान आपका प्रोडक्ट बना है वो आपका फोटो रेस्पिरेशन के दौरान वो यूटिलाइज हो जाता है, जिसके कारण आपका फोटो रेस्पिरेशन जो आपकी एनर्जी को वेस्ट कर देता है बना हुआ है, जबकि रेस्पिरेशन एक यूजफुल प्रोसेस है जहाँ पे एनर्जी जो है जनरेट होती है और ये एनर्जी यूटिलाइज की जाती है सेलुलर मेंटेनेंस में, सिंथेसिस में एंड ग्रोथ में। नेक्स्ट वन आपका आता है C4 साइकिल या हैच एंड स्लैग साइकिल, ठीक है। तो इसको हम C4 साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो CO2 फिक्स करने के बाद पहला प्रोडक्ट जो आपका स्टेबल होता है वो 4 कार्बन का होता है, दैट इज द मेलेट या एस्पार्टेट इसमें बनता है। ये डिस्कवर किया था हैच एंड स्लैग ने 1966 में। इसके एग्जाम्पल है जैसे ग्रेमिनी में कॉर्न एंड शुगर केन, चिनोपोडिएसी फैमिली में ट्रिप्लेक्स, साइप्रेसी में सेजिज प्लांट की बात करते हैं। तो CO2 फिक्सेशन इसमें 2 जगह होती है, बंडल सेल्स में और मेसोफिल सेल्स में। तो यहाँ पे C4 साइकिल जो होती है आपकी 3 टाइप की होती है बेस्ड ऑन द एंजाइम इन द बंडल सेल। फर्स्ट वन इज द NADP पॉजिटिव मैलिक एंजाइम टाइप, सेकंड इज NAD पॉजिटिव मैलिक एंजाइम टाइप, यानी कि यहाँ पे एनर्जी सोर्स कौन सा है तो उस सोर्स पे डिपेंड करके वहाँ पे मैलिक एंजाइम काम करेगा, तो वो वेरी करता है। एंड C1 इज द PP कार्बोक्सिलेज काइनेज एंजाइम्स। C4 प्लांट में जो है फोटो रेस्पिरेशन जो होती है आपकी मिनिमम होती है या ना के बराबर होती है। इसका कारण क्या है
इसका कारण ये है कि जो बंडल शीट में CO2 की कंसंट्रेशन होती है वो आपकी काफी होती है, जिसके कारण रुबिस्को एंजाइम की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी जो आपकी कम हो जाती है। अब ये कह रहा है कि बंडल शीट में जो है आपकी CO2 की कंसंट्रेशन मिनिमम कैसे होती है, तो इसमें क्या होता है कि आपकी मेसोफिल सेल्स में C4 एसिड होता है, ठीक है, तो ये आप कह सकते हो मैलिक एसिड भी कह सकते हो आप। तो ये जो मैलिक एसिड्स होता है, ठीक है, ये आपका बंडल शीट में जो है आपका ट्रांसपोर्ट होता है और वहां पे CO2 जो है प्रोड्यूस करता है। ये CO2 जो होता है आपकी मेसोफिल सेल्स में CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ा देता है, जिसके कारण जो आपका कार्बोक्सिलेज जो है आपका रुबिस्को का एंजाइम का, वो आपका एक्टिवेट हो जाता है और आपकी जो फोटो रेस्पिरेशन होती है वो मिनिमाइज हो जाती है, ठीक है। तो आपकी जो C4 साइकिल होती है उसको हम ATP ड्राइवन CO2 इनरिचमेंट साइकिल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मेसोफिल सेल्स में जो आपका पाइरुवेट होता है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट PEP में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक एनर्जी डिपेंडेंट रिएक्शन है। यही कारण है कि C4 साइकिल को आपको जो है ATP ड्राइवन CO2 इनरिचमेंट साइकिल कहते हैं। यहाँ पे क्या है कि 1 CO2 फिक्स करने के लिए 5 ATP और 2 NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। 5 ATP में 2 ATP आपकी CO2 इनरिचमेंट करने में काम आते हैं और 3 ATP आपकी CO2 फिक्सेशन करने के काम आते हैं। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ कि C3 साइकिल में एक मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 फिक्स करने के लिए 3 ATP प्लस में 2 NADPH यूज होती है, जबकि आपकी C4 साइकिल में 5 ATP और 2 NADPH आपके यूटिलाइज होते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी C4 साइकिल में है, दो टाइप की सेल्स जो है यूटिलाइज होती है फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बनाने के लिए। फर्स्ट वन इज द बंडल शीट सेल्स, जो कि आपकी वास्कुलर बंडल को के अराउंड होती है। सेकंड आपकी मेसोफिल सेल्स होती है, जो कि आपके आउटर लेयर होती है। तो ये आपकी C4 साइकिल है, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें कहा कि जो C4 एसिड यानी कि आपका जो मैलिक एसिड या मैलेट है, ठीक है, ये आपका CO2 का प्रोडक्शन करती है, जिसके कारण बंडल सेल्स में आपकी CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है। तो CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण रुबिस्को एंजाइम की जो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होती है वो सप्रेस हो जाती है और आपका फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। तो इसी में जो आपका एंजाइम जो होता है जो मैलेट से पाइरुवेट में कन्वर्ट करता है और CO2 का रिमूवल करता है बंडल सेल्स में, ठीक है। तो वहां पे जो है NADPH पॉजिटिव मैलिक एंजाइम या NAD पॉजिटिव मैलिक एंजाइम, तो मैंने कहा था कि C4 साइकिल में 3 टाइप की जो है आपके तरीके से आपकी जो है C4 साइकिल हो सकती है। तो ये जो मैलिक एंजाइम है, यहाँ पे जो एनर्जी यूटिलाइज की जा रही है वो या तो NADP पॉजिटिव है होगी या NAD पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो CO2 आपकी जो प्रोड्यूस हुई आपके बंडल सेल्स में वो आपकी यूटिलाइज कर ली जाती है C3 साइकिल में, और आपका जो मैलेट से जो पाइरुवेट बन रहा है यह सच पाइरुवेट आपका ट्रांसफर हो जाता है आपके मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में। ये पाइरुवेट आपके काइनेज की प्रेजेंस में PEP बनाता है और आपकी ATP यूटिलाइज करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्योंकि पाइरुवेट जो है PEP में कन्वर्ट होता है और एनर्जी यहाँ पे यूटिलाइज हो जाती है, तो इसीलिए C4 साइकिल जो है ATP ड्राइवन होती है, ठीक है। ये आपका PEP आपका साइटोसोल्स में ऐसे ट्रांसफर हो जाता है और आपका जो है PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में CO2 को यूटिलाइज करता है और आपका जो है ऑक्जेलो एसीटेट यानी कि OAA, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि जब आपका फर्स्ट CO2 फिक्स करने के बाद फर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है आपका ऑक्जेलो एसीटेट होता है, ठीक है। जब ऑक्जेलो एसीटेट होता है, जबकि उसमें जो आपका C3 साइकिल में 3PJ आपका पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है आफ्टर फिक्सेशन होता है CO2। देन ऑक्जेलो एसीटेट ऐसे ट्रांसफर हो जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट ऑफ द मेसोफिल सेल्स में। यहाँ डीहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में ये मैलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और मैलेट ऐसे ट्रांसफर हो जाता है बंडल सेल्स में और ये ऐसा जो है रिएक्शन आपकी फिर से रिपीटेड होती है।
अब इसमें क्रेंच एनाटॉमी आती है। तो व्हाट इज द क्रेंच एनाटॉमी? क्रेंच एनाटॉमी इज द वन ऑफ द फीचर ऑफ द C4 प्लांट। तो क्रेंच एनाटॉमी जो आपके इसमें दो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो 2 लेयर्स में अरेंज्ड होता है, ठीक है, जिसमें आपके क्लोरोकाइमा प्रेजेंट होते हैं। ये वास्कुलर बंडल को सराउंड करते हैं। इस एनाटॉमी को हम बोलते हैं क्रेंच एनाटॉमी। तो जो क्रेंच एनाटॉमी के हैं इसके कुछ फीचर है। पहला, ब्रिथ लाइक अरेंजमेंट। तो इसमें जो मेसोफिल टिश्यू है, ठीक है, एंड वास्कुलर बंडल, तो ये क्या कहता है कि वास्कुलर बंडल के अंदर जो आपका मेसोफिल टिश्यू है वो कंसेंट्रिक अरेंजमेंट में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो होती है आपकी CO2 जो है ट्रैप हो जाती है यहाँ पे। सेकेंड, आपका साइज। तो बंडल सी सेल्स में जो सेल्स हैं उनका साइज लार्ज होता है एज कम्पेयर टू मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स में जो है इंटरसेलुलर स्पेस कम हो जाता है, क्योंकि आपकी जितनी मेसोफिल टिश्यू है, ठीक है, वो आपकी कंसेंट्रिक में अरेंज है, इसलिए इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस भी कम होता है, ठीक है। और तीसरा आपका आता है कि जो बंडल सी सेल्स है और मेसोफिल सेल्स वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है बाय द प्लाज्मोडेस्माटा, और ये जो है क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट करता है। फोर्थ, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डायमॉर्फिक होता है, यानी कि आपके 2 टाइप के इसमें क्लोरोप्लास्ट होंगे जो कि सेपरेटेड होते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट कॉन्फ़िगरेशन से। बंडल सी सेल्स और मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में क्या डिफरेंस है? तो बंडल सी सेल्स का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो आपका लार्ज साइज का होता है, सेंट्रीपिटली अरेंज होता है और इसमें अबंडेंट स्टार्च ग्रेन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है लेक ऑफ ग्रेना होता है, लेकिन रुबिस्को एक्टिविटी इसमें प्रेजेंट होती है। जबकि मेसोफिल सेल्स में जो है आपकी क्लोरोप्लास्ट का साइज छोटा होता है, स्टार्च इसमें लेक होते हैं, ग्रेना प्रेजेंट होते हैं, जबकि इसमें रुबिस्को एक्टिविटी नहीं होती। तो क्रेंच एनाटॉमी का बेनिफिट क्या है? तो पहले जिसकी जो मेसोफिल टिश्यू थे वो कंसेंट्रिक रिंग में प्रेजेंट थे, तो ये क्या कर देते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं स्मॉल सरफेस एरिया, ठीक है। इसके कारण जो है ट्रांसपिरेशन रेट जो है कम हो जाता है, यानी कि सरफेस एरिया ट्रांसपिरेशन करने के लिए कम पड़ जाता है, तो ट्रांसपिरेशन एरिया जो है कम हो जाता है, जिसके कारण जो वाटर की यूटिलाइजेशन होती है वो बेटर तरीके से आपकी C4 प्लांट करते हैं। सेकेंड, कि अगर हायर रेडिएशंस भी है तो प्लांट इजिली सर्वाइव कर जाता है। तीसरा जो है ये बैलेंस करते हैं एनायन और कैटायन का ड्यूरिंग द कार्बोक्सिलेशन। ये आपके एक्सेस अमाउंट में कैटायन को एक्यूमुलेट करते हैं और कार्बोक्सिलेशन के दौरान जो एनायन है उनको बैलेंस कर देते हैं। नेक्स्ट आपका आता है C4 का बेनिफिट क्या है, ठीक है। फर्स्ट वन क्या है कि नॉर्मल फोटोसिंथेसिस होती रहती है, चाहे लो कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 है या हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, तो आपकी CO2 जो है फिक्स होती रहती है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलती रहती है। सेकेंड जो है आपका है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस स्टोमेटा जो है क्लोज हो जाता है, ठीक है, तो इसके कारण जो है CO2 इसके अंदर ट्रैप हो जाती है, ठीक है, और आपका जो है अंदर ट्रैप होने के कारण जो है PP की एफिशिएंसी जो है बढ़ जाती है और आपका CO2 जो है फिक्स हो जाता है। तीसरा जो है इसका मिनिमाइज करता है वाटर स्ट्रेस इफेक्ट को, ठीक है, बाय द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, जिसके कारण जो है आपका वाटर जो है आपका ट्रांसपायर नहीं हो जाता और प्लांट इजीली सर्वाइव कर जाता है वाटर स्ट्रेस कंडीशंस में। तो इसलिए जो C4 प्लांट होते हैं वो बेटर अडेप्टेबिलिटी होती है टू एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन सच एज द लो CO2 कंसेंट्रेशन, हाई लाइट इंटेंसिटी एंड वाटर स्ट्रेस कंडीशंस। समरी क्या फोटोसिंथेसिस की अभी तक हमने जो पढ़ा है उसकी हम समरी बता रहे हैं। तो क्या होता है कि लाइट जो है आपकी एंटीना पे पड़ती है। एंटीना जो बना होता है वो क्लोरोफिल का और एसेसरी पिगमेंट का बना होता है, ठीक
ठीक है। ये आपकी हाई इंटेंसिटी वाली लाइट जो है आपकी लो एनर्जी लाइट में कन्वर्ट कर देता है, और ये एनर्जी जो है ट्रैप सेंटर में जाती है। वो ट्रैप सेंटर जो आपका आयरन सल्फर टाइप 1 उपयोग फाइटिंग का जो है बना होता है, ठीक है। वहां से आपकी जो है रिएक्शन शुरू होती है, दैट इज द फोस्फोराइलेशन प्रोसेस, ठीक है। और आपकी जो है फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में आपकी जो है ऑक्सीजन जो आपकी इन्वॉल्व होती है, और आपके 4 इलेक्ट्रॉन और आपके 4 जो है प्रोटॉन ये आपके बनते हैं, ठीक है। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन होते हैं ये फास्फोराइलेशन में यूटिलाइज होते हैं। तो आपके 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके फोटो सिस्टम 2 में जाते हैं, और फोटो सिस्टम 2 एक्साइटिंग स्टेट में जाता है, और आपकी जो है लाइट रिएक्शन शुरू हो जाती है, ठीक है। जबकि जो 4 प्रोटॉन होते हैं वो आपकी एटीपी कम्प्लेक्स सेंटर में जाते हैं, और वहां पे एटीपी आपकी जो है सिंथेसाइज करती है। तो ओवरऑल जो लाइट रिएक्शन है उससे हमें जो मिलती है एनर्जी की फॉर्म, वो हमें NADPH और ATP की फॉर्म में मिलती है, ठीक है। ये NADP और ATP जो आपकी यूटिलाइज कर ली जाती है आपकी डार्क रिएक्शन में। अब अकॉर्डिंग टू प्लांट, या प्लांट आपका C3 है या C4 है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है। अगर C3 प्लांट है तो उसमें C3 साइकिल होगी और आपकी फ्रक्टोज की प्रोडक्शन होगी। वो फ्रक्टोज आपका जो है 2 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, डिपेंड ऑन द साइटोसोलिक पीआई की कंसंट्रेशन में। अगर लो कंसंट्रेशन साइटोसोलिक पीआई की है तो आपकी स्टार्च बनाएगा जो कि स्टोरेबल है, और अगर साइटोसोलिक पीआई कंसंट्रेशन हाई है तो सुक्रोज बनाएगा जो कि ट्रांसपोर्टेबल आपकी फॉर्म है, ठीक है। जबकि C4 प्लांट में क्या होता है कि आपकी जो डायरेक्ट रिएक्शन होती है उसमें C4 साइकिल और C3 साइकिल जो है साइमल्टेनियसली चलती रहती है, ठीक है। और ये बनाती है आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या मेलेट आप कह सकते हो, C4 कंपाउंड बनाते हैं इसमें, और आपके फ्रक्टोज बनाते हैं, ठीक है। C3 से आपका फ्रक्टोज बनेगा, और C4 साइकिल से आपका मेलेट वगैरह जो है ऑक्सैलो एसिटेट और मेलेट वगैरह आपकी फॉर्मेशन होती है। तो ये जो आपकी C3 साइकिल और C4 साइकिल की जो प्रोडक्ट है वो जो प्लांट है अपने डिफरेंट मेटाबोलाइट्स में यूटिलाइज कर लेते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो आपका क्रेब्स साइकिल में यूटिलाइज होता है, ठीक है। तो वो आपके जो क्रेब्स साइकिल में यूटिलाइज होते हैं यानी क्रेब रिएक्शन होगी। तो इस तरीके से ये जो आपके प्रोडक्ट बनते हैं इंटरमीडिएट, वो डिफरेंट जो है आपकी प्रोसेसेस में, प्लांट की डिफरेंट प्रोसेसेस में यूटिलाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कैम पाथवे या क्रूसिलिन एसिटिक पाथवे, ठीक है। तो कैम पाथवे में जो है ये एक तरीके की एडेप्टेशन होती है सक्लेंट प्लांट या फेट प्लांट, या आप कह सकते हो जीरोफिटिक प्लांट्स जो आप कहते हैं, ठीक। इसमें स्टोमेटा जो है नाइट के टाइम ओपन होता है और एसिमिलेट करता है CO2 को इनटू मैलिक एसिड, ठीक है, जो कि वैक्यूल्स में स्टोर होता है। तो ये सबसे पहले क्रूसिलेसी फैमिली में जो डिस्कवर किए गए, इसलिए इस साइकिल को बोलते हैं क्रेसुलेशंस एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे, ठीक है। तो ये दोनों स्टेप्स, इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, एक दिन में एक रात में। तो दोनों ही डे एंड नाइट वाले स्टेप्स जो हैं आपकी एक ही सेल्स में होते हैं, लेकिन टाइम ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है आपका डिफर होता है। तो कैम साइकिल में 3 फेज होते हैं, एसिडिफिकेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कैम पाथ में जो है फर्स्ट वन है एसिडिफिकेशन होता है, तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड होती है फ्रॉम PP एंड विच इज स्टोर इन द वैक्यूल्स ऑफ द मेसोफिल सेल्स। सेकंड डिकार्बोक्सिलेशन, जिसमें डीएसिडिफिकेशन होता है, यहाँ पे CO2 का प्रोडक्शन होता है फ्रॉम द मैलिक एसिड्स एंड OA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। थर्ड सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो होता है C3 साइकिल के थ्रू होता है, और ATP का प्रोडक्शन जो है पायरुविक एसिड से होता है। तो इसमें जो है डबल कार्बोक्सिलेशन होता है ड्यूरिंग द डार्क, ठीक है। CO2 प्लस में रूपर टू फॉर्म 3P से C3 साइकिल, सेकंड PP2 ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और CO2 वहां पे यूटिलाइज हो जाती है। इसलिए आपके डार्क के टाइम कैम पाथवे में डबल
CO2। तो दिस इज द केम साइकिल। ठीक है, अब जैसे कि कहा था डे टाइम में क्या होता है कि आपका जो स्टोमेटा क्लोज होता है। ठीक है, तो डे टाइम में क्या होता है आपका कि जो मैलेट वैक्यूल्स के अंदर जो आपका स्टोर होता है वो आपका डिहाइड्रोजनेज या मिल्क एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है। अगर डिहाइड्रोजनेज काम करा है तो वहां पे आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है। और अगर मिल्क एंजाइम काम करा है तो आपका जो है पायरुवेट जो आपका बनता है। ठीक है, और यहाँ से जो है CO2 जो आपकी प्रोड्यूस होती है, ये आपका ऑक्सैलोएसिटिक एसिड या पायरुवेट। ठीक है, ये आगे जो है दोनों PP में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करा है तो आपका ऑक्सैलोएसिटिक एसिड PP में कन्वर्ट होता है, और अगर डाइकाइनेज एंजाइम काम करा है तो ये पायरुवेट जो आपका PP में कन्वर्ट हो जाता है। ये P फोस्फेनोल पायरुवेट जो आपका 3PG में जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है, और 3PG जो आपकी C3 साइकिल में होती है, तो वहां पे C3 साइकिल प्रॉपर होती है डे टाइम में, और आपकी कार्बोहाइड्रेट बनती है। कहने का मतलब है कि दिन में आपका जो है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है। ये कार्बोहाइड्रेट जो आपके क्लोरोप्लास्ट में चला जाता है। तो जब रात होती है, ठीक है, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट बना आपका फ्रक्टोज बना, वो या तो स्टार्च या आपके सुक्रोज की फॉर्म में होता है। तो स्टार्च जो होते हैं आपके स्टोरेबल होते हैं, तो ये स्टार्च जो आपका कार्बोहाइड्रेट आपका जो क्लोरोप्लास्ट में जो प्रेजेंट होता है, तो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू उसी सेल्स में जिसमें ये बनी है, तो रात के टाइम में उसी सेल्स में जो है PP में कन्वर्ट हो जाता है, और आपका जो है यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस जो आपकी प्रोसेस होती है। तो यहाँ जो है कार्बोक्सिलेज एंजाइम आपका काम करता है, और आपकी जो है CO2 जो आपकी फिक्स यूटिलाइज की जाती है, और ये आपके ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे PP कार्बोक्सिलेज का एंजाइम काम करता है, और CO2 जो है रात को यूटिलाइज कर ली जाती है। ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर मैलिक एंजाइम्स के प्रेजेंट में मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैलेट ट्रांसफर हो जाता है आपका वैक्यूल्स में, और वहां पे ये स्टोर कर लिया जाता है। तो जब दिन आता है तो यही मैलेट आपका यूटिलाइज कर लिया जाता है टू फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट। सिग्निफिकेंट ऑफ केम पाथवे, तो ये एडेप्टेशन देता है इन जीरोफिलिक कंडीशंस में। कैसे देता है कि पहला ये है कि इसमें स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं डे टाइम में, जिससे जो है वाटर कंजर्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, कैम जो है प्रूव करता है एडवांटेज इन फ्लोइंग वे। फर्स्ट वन, बाय रिसीविंग एंड स्टोरिंग CO2 ड्यूरिंग नाइट बाय द acidification. Second, by provides CO2 supply during the day to perform photosynthesis, even the stomata is the close. Comparison of CAM plants with C4 plant. तो इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है? पहला, प्राइमरी CO2 रिसेप्टर इनमें जो है 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं, और जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है आफ्टर फिक्सेशन ऑफ CO2, तो वो 4 कार्बन कंपाउंड होते हैं। तीसरा है, इसमें CO2 रिलीज होती है जो कि आपकी यूटिलाइज कर ली जाती है C3 साइकिल्स में। डिफरेंस क्या है? पहला, अब्सेंस ऑफ बंडल सेल्स जो कि आपकी C4 प्लांट में होती है, एंड कार्बोक्सिलेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग द डे। ठीक है, आपके डे टाइम में आपका कार्बोक्सिलेशन होता है, और बंडल सेल्स जो आपका अब्सेंट होता है इन द कैम प्लांट्स। सेकेंड, कैम प्लांट जो है प्रोक्सिजोम्स प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो फोटो रेस्पिरेशन होती है, जबकि आपके C4 प्लांट्स में जो है फोटो रेस्पिरेशन अब्सेंट होती है, और वो ना के बराबर होती है। अगर हम तीनों का कंपैरिजन करते हैं, C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स और कैम प्लांट्स का, तो इनमें काफी डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट वन हम कहते हैं क्रांच एनाटॉमी। क्रांच एनाटॉमी ओनली C4 प्लांट में प्रेजेंट होती है, जबकि C3 प्लांट और कैम प्लांट में ये एब्सेंट होती है। ठीक है, अगर हम रेशो देते हैं कि CO2 फिक्सेशन का, तो CO2 फिक्सेशन में जो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, क्योंकि ATP और NADPH कितनी यूटिलाइज हो रही है, तो आप ये कह सकते हो कि 1 molecules ऑफ CO2 आपका यूटिलाइज करने के लिए 3 ATP और 2 NADPH आपके C4 प्लांट में होते हैं, जबकि C3 प्लांट में होते हैं
C4 प्लांट में आपके 5 ATP और 2 NADPH यूज होते हैं, जबकि कैम प्लांट में 6.5 ATP और 2 NADPH आपके यूटिलाइज होते हैं 1 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 फिक्स करने के लिए। ठीक है, इसमें कार्बोक्सिलेशन एंजाइम की जब हम बात करते हैं तो C3 प्लांट में रूबिस्को एंजाइम होता है, जबकि C4 प्लांट में मेसोफिल सेल्स में PEP यानी कि फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है और दूसरा बंडल सिस्ट में रूबिस्को काम करता है, जबकि कैम प्लांट में डार्क के दौरान PEP कार्बोक्सिलेज काम करता है, जबकि लाइट में जो है रूबिस्को काम करेगा, CO2 फिक्स करेगा डे टाइम में। फोर्थ आपका आता है इनिशियल CO2 रिसेप्टर। C3 प्लांट में रूबी इज द CO2 रिसेप्टर, जबकि C4 प्लांट में PEP और कैम प्लांट में भी PEP होता है। नेक्स्ट आपका आता है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। C3 प्लांट में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आपका 3PG होता है, जबकि C4 में आपका और कैम प्लांट्स में आपका ऑक्सैलो एसीटेट होता है। नेक्स्ट आपका आता है टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो आपका C3 प्लांट के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, जबकि C4 प्लांट के लिए 30 to 40 डिग्री सेल्सियस चाहिए होते हैं। And for CAM plant, it is the more than 40 degree Celsius. Examples for C3 plant is the wheat, rice and potato. For C4 plant, it is the sugarcane, and for CAM plant, that is the pineapple, vanilla, cacti और आप कह सकते हो जीरोफिटिक plants. Number of stomata in C3 plant is 2000 to 31,000. जबकि C4 plant में 10,000 to 16,000 होते हैं, जबकि C4 प्लांट में ये 10,000 to 16,000 होते हैं, जबकि कैम प्लांट में 100 to only 800 होते हैं। नेक्स्ट आपका था फोटो रेस्पिरेशन। C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन जो है अप टू 40% होती है, जबकि आपकी C4 और कैम प्लांट्स में ये डिटेक्टेबल नहीं होता है, नॉट डिटेक्टेबल यानी कि ना के बराबर होती है। कंपनसेशन पॉइंट, तो यहाँ पे आपके जो है दो आते हैं। फर्स्ट वन इज द लाइट कंपनसेशन पॉइंट, सेकंड वन इज द CO2 कंपनसेशन पॉइंट। तो कंपनसेशन पॉइंट क्या है कि आपका फोटोसिंथेसिस के दौरान जो CO2 अपटेक हुई और रेस्पिरेशन के दौरान जो CO2 आपकी निकली, ठीक है, उनका रेशो जो है कंपनसेशन पॉइंट आ जाता है। तो जब आप लाइट और CO2 कंपनसेशन की बात करते हैं तो लाइट में लाइट इंटेंसिटी की बात होती है, यानी कि वो लाइट इंटेंसिटी जिसपे CO2 अपटेक और CO2 रिलीज इक्वल होते हैं, उस लाइट इंटेंसिटी को बोलते हैं लाइट कंपनसेशन पॉइंट। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट करता है दैट बैलेंस एज ए फंक्शन ऑफ द लाइट इंटेंसिटी। तो लो कंपनसेशन पॉइंट इंडिकेट द फोटोसिंथेसिस एफिशिएंट प्लांट। सेकंड आपका CO2 कंपनसेशन पॉइंट, यानी कि CO2 की वो कंसंट्रेशन जहां पे CO2 अपटेक और CO2 रिलीज जो होती है आपकी इक्वल हो जाती है। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करता है बैलेंस बिटवीन द फोटोसिंथेसिस एंड द रेस्पिरेशन। तो CO2 कंपनसेशन पॉइंट फॉर C3 प्लांट इज 30 to 70 ppm at 25 degrees Celsius. For C4 plant, it is less than 10 ppm, and for CAM plants, it is less than 5 ppm in the dark. Next one आपका था quantum yield. What is the quantum yield? It is the production of number of oxygen molecules per photon absorbed. It's called the quantum yield. ये वैरी करता है 0 to 1 के बीच में, ठीक है, और ये टेम्परेचर और CO की कंसंट्रेशन के साथ ही वेरी करता है। ठीक है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है? C3 प्लांट में क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है आपका फोटो रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। तो फोटो रेस्पिरेशन बढ़ने के कारण आपका क्वांटम यील्ड जो होता है डाउन चला जाता है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जो C3 प्लांट में है बिलो 30 डिग्री सेल्सियस क्वांटम यील्ड ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू C4 प्लांट। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ता है अबव 30
डिग्री सेल्सियस होता है, तो आपका फोटो रेस्पिरेशन भी होना शुरू हो जाता है और आपका जो क्वांटम यील्ड C3 प्लांट में वो आपका डिक्रीज हो जाता है। जबकि जब हम C4 प्लांट की बात करते हैं तो आपका जैसे कहा कि वहां पे फोटो रेस्पिरेशन कम हो जाती है, तो फोटो रेस्पिरेशन वहां पे कम होती है तो आपकी क्वांटम यील्ड पे जो फोटो रेस्पिरेशन है नहीं तो आपकी जो है क्वांटम यील्ड डिक्रीज नहीं होगी। तो C4 प्लांट जो होते हैं, C4 प्लांट की जो क्वांटम यील्ड होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होती, यानी कि टेम्परेचर का कोई इस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं होता क्वांटम यील्ड पे। देन इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द क्वांटम यील्ड। तो C3 प्लांट में CO2 की अगर कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है तो आपका जो है फोटोसिंथेसिस रेट भी ज्यादा होता है, क्योंकि आपकी जो C3 प्लांट में होते हैं आपकी जो फोटोसिंथेसिस होता है वाइड रेंज तक जो है आपका स्टिमुलेट करता रहता है। ठीक है, तो हम अगर CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है तो C3 प्लांट में बेनिफिट होता है। ठीक है, और आपकी जो है फोटोसिंथेसिस होती रहती है। जबकि C4 प्लांट में जो है में CO2 की कंसेंट्रेशन का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता विद इंक्रीजिंग CO2। ठीक है, तो ये एक टाइम के बाद CO2 के साथ जो ये आपका सैचुरेट हो जाता है एट लो कंसेंट्रेशन। ठीक है, यानी कि प्लांट जो होते हैं आपके सैचुरेट हो जाते हैं, तभी कहते हैं कि अगर CO2 के अमाउंट कम भी है तो C4 प्लांट में जो है फोटोसिंथेसिस होती रहती है। देन लास्ट वन आपका आता है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। यानी कि अभी तक हम वो बात कर रहे थे कि आपकी फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन आपकी प्रोड्यूस होती है और वो आपके जो कहते हैं ऑर्गेनिज्म जिस जो फोटोसिंथेसिस तो करते हैं लेकिन ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं करते। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो फर्स्ट वन आपका पिगमेंट का आता है। तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल ए होता है, जबकि एनऑक्सीजेनिक में जो है बैक्टीरिया क्लोरोफिल होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर जो है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में OH होता है, यानी कि वाटर से मिलता है, जबकि यहाँ जो आपका H हाइड्रोजन सल्फर ऑर्गेनिक मैटर्स ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। ऑक्सीजन जो प्रोडक्शन है वो आपके ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में होती है, जबकि एनऑक्सीजेनिक में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती। प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी कन्वर्जेंस जो है आपका ये आपका ऑक्सीजेनिक में जो है ATP और NADPH की फॉर्मेशन होती है, जबकि एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में ओनली ATP बनते हैं। ठीक है, कार्बन सोर्स जो आपका कार्बन CO2 होता है। ठीक है, जबकि इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया CO2 हो सकता है। देन लाइट एब्जॉर्प्शन, तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जो है आपकी लाइट एब्जॉर्ब की जाती है 600 to 700 nm के बीच में, जबकि एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में जो है 700 to 1000 nm के बीच में होती है।